हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, तो आइए उसी का कुछ पॉइंट 2-3 वीडियो हम लोग देख चुके थे और आज ये तीसरी या चौथी वीडियो है। आइए इसमें देखते हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रक्षेप्य गति पर बात होगी। आज जो चर्चा होगी प्रक्षेप्य गति पर होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं लूसेंट टॉपिक लेकर हम आगे बढ़ते हैं और उसी में साइंस आर्ट्स जो भी होता है सबका हम वीडियो पोस्ट करते हैं। तो आज जो है हम प्रक्षेप्य गति अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो आइए इतना सब पॉइंट में प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इसमें फुल कर देंगे और इसके बाद मतलब बातें तो और भी है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत चीज़ें होती है इसमें, लेकिन उतना नहीं जितना विस्तृत हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए जितनी आवश्यक है, जितना क्वेश्चन आता है हम लोग उसको देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या है? प्रक्षेप्य गति अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए सिर्फ डिफिनेशन समझते हैं क्या है। प्रक्षेप्य का अभिप्राय है, प्रक्षेप्य गति है ना, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य का अभिप्राय क्या है? प्रक्षेप्य का अभिप्राय है, देखिए क्या अभिप्राय है, किसी वस्तु पर केवल एक ही बल कार्य करे, है ना। प्रक्षेप्य का अर्थ बता रहा है कि किसी वस्तु पर केवल एक ही बल कार्य कर रहा है और वह बल कौन है? वह बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यदि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा, है ना, यदि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा अन्य कोई भी बल कार्य करे, अन्य कोई भी बल भी कार्यरत है, तो इसे प्रक्षेप्य नहीं कहेंगे, इसे प्रक्षेप्य नहीं कहेंगे। तो डिफिनेशन जो इसमें प्रक्षेप्य के बारे में कहा गया, साफ बात है कि जिस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम करे, है ना। क्या कह रहा है? प्रक्षेप्य का अभिप्राय है किसी वस्तु पर केवल एक ही बल कार्य करे। प्रक्षेप्य में क्या होगा? किसी वस्तु पर केवल एक ही बल कार्य करेगा और वह बल होगा गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा अगर कोई भी बल प्रक्षेप्य गति पर काम करता है किसी वस्तु पर, तो वह प्रक्षेप्य गति नहीं होगी, अर्थात वह प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो वही कह रहा है प्रक्षेप्य का अभिप्राय है किसी वस्तु पर केवल एक ही बल कार्य कर रहा है। प्रक्षेप्य का अर्थ क्या है? किसी वस्तु पर केवल एक ही बल कार्य कर रहा है और वह बल कौन सा है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल होगा। वह बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा अन्य कोई बल कार्य करता है, यदि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी कोई अन्य बल कार्य कर रहा है, तो उसको हम प्रक्षेप्य नहीं कहेंगे, है ना। अलावा अन्य कोई बल भी कार्यरत है तो इसे प्रक्षेप्य अर्थात प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। तो इसमें दो बात है, एक तो कोई भी जो प्रक्षेप्य होगा, जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो वस्तु होगी उस पर सिर्फ ग्रेविटेशन पर, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, एक बात। दूसरा बात, अगर गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई दूसरा बल काम करेगा तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कभी नहीं कहेंगे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कभी नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। जब कोई वस्तु, साफ है, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब आपको यहां पर लगता होगा डिफिनेशन क्या दिया, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब मान लीजिए वस्तु ऐसे फेंकें, यह जो गिर रहा है यह भी प्रक्षेप्य गति है। ऐसे करके फेंक दें, जो ऐसे कुछ दूर हवा में जाके तब गिरे, वह भी प्रक्षेप्य गति है। टेढ़ा मेढ़ा फेंक दें, वह भी प्रक्षेप्य गति है। लेकिन कैसे? आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन काम करे, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बहुत तरह से वस्तु काम कर सकता है। एक तो आप ऐसे फेंक के कर सकते हैं, या फिर सीधा ऐसे ऊपर फेंक करके ऐसे कर सकते हैं, तो यह भी ग्रेविटेशन के अलोंग है, तो यह भी क्या होगा? आपका प्रक्षेप्य गति होगा। तो क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन काम कर रहा है तो भी हम उसको प्रक्षेप्य गति कह सकते हैं, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से फेंकेंगे और ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा तभी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है। चाहे वस्तु ऊंचाई से नीचे की तरफ स्वतंत्र गति करे, ऊंचाई से नीचे की तरफ स्वतंत्र गति करे, यह भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। आगे देखिए, या ऊपर की ओर स्वतंत्र गति करे, या फिर मान लीजिए इसको नीचे से ऊपर फेंक दिए, यह भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, गति करे। या आगे की तरफ स्वतंत्र रूप से फेंकी जाए, यहां से मान लीजिए ऐसे फेंक दिए, तो यह भी क्या हो गया गाइस? यह भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और देखिए, या ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर स्वतंत्र गति, ये देख लिए, या आगे की तरफ स्वतंत्र रूप से फेंकी जाए तो भी, या पीछे की तरफ फेंकी जाए, यहां से वस्तु को हम पीछे की तरफ भी फेंक दें तो वह भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। पीछे की तरफ फेंकी जाए, सभी स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑल कंडीशंस में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ
कार्य करता है। सभी स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करता है तथा सभी स्थिति में फ्री बॉडी डायग्राम भी समान बनता है। सभी कंडीशन में क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम समान बनता है। आपको देखने में भिन्न भिन्न लग रहा है, लेकिन ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम सभी कंडीशन में, चाहे ऊपर फेंक दें, नीचे फेंक दें, या आगे की तरफ फेंक दें, या पीछे की तरफ फेंक दें, सब में क्या होता है, इन सभी कंडीशनों में फ्री बॉडी डायग्राम समान बनता है। और वह क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक यही है, प्रक्षेप्य गति। आगे देखते हैं। तो यह तो बात समझ में आ गई, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है। और क्या है, चाहे वस्तु ऊंचाई से नीचे की तरफ स्वतंत्र गति करे, या ऊपर की ओर स्वतंत्र गति करे, या आगे की तरफ स्वतंत्र रूप से गति करे, या पीछे की तरफ फेंकी जाए, सभी स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करता है तथा सभी स्थिति में फ्री बॉडी डायग्राम भी समान बनता है। इसलिए सभी गति क्या है, ये सभी प्रोजेक्टाइल मोशन है। आगे देखते हैं प्रक्षेप्य गति की परिभाषा। आइए डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का रियल डेफिनेशन क्या है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब एक वस्तु को क्षैतिज आप जानते होंगे हॉरिजॉन्टल, यहां देखिए ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है गाइस, और ये वाई एक्सिस है। तो 0x जो यहाँ ओ एक्स जो है, ओ एक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर कह सकते हैं इसको क्षैतिज प्लेन या क्षैतिज तल कह सकते हैं। तो वही कह रहा है, जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाए, है ना, किसी एंगल पर फेंका जाए, तो फेंकने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। यहां वायु के प्रतिरोध को शून्य या नगण्य, है ना, नेग्लिजिबल, शून्य या नगण्य मानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गतिशील है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। यहां साफ साफ कह दिया कि जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाए, यहां पर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इसको हम यहां से किसी भी एंगल पे थीटा पर इसे फेंक दिए, तो ये मान लीजिए यहां से फेंका, ऐसे 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 करते हुए जा रहा है, और यहाँ एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर बीच में आ गया, और फिर यहाँ से ये डिक्रीज होना शुरू किया, और धीरे 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 यहाँ से क्या हो गया, डिक्रीज होकर के नीचे गिर गया। तो इसमें किसी भी एंगल पर अगर फेंकेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो वही कह रहा है, जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाए तो फेंकने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है। यहाँ वायु के प्रतिरोध को, अब यहाँ पर आप देखिए, आपका अगर आप देखिएगा तो ये जब वस्तु पर कोई वायु में फेंका जा रहा है तो वायु भी उस पर काम करेगी, लेकिन यहाँ जब हम इसको डिफाइन करते हैं उसमें क्या कर रहा है, वायु का प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंस जो वायु का है, उसको क्या मान लेते हैं, शून्य या नगण्य, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब नहीं के बराबर है। तो यहाँ वायु के प्रतिरोध को शून्य या नगण्य मानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गतिशील है। इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति। इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो यहां पर आप यह देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। इसको हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो नीचे प्लेन होता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, वर्टिकल, है ना। ये है क्षैतिज, इसको हिंदी में क्षैतिज बोलेंगे, और इसको हिंदी में उदग्र बोलते हैं, उदग्र, वर्टिकल को उदग्र बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोलते हैं। तो यह जो एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, आप लोग इसको देखते हैं ना, घर का जो तल होता है, जो हमारा जमीन जहां पर वाल होता है, तो वाल जो होता है, जो खड़ा है दीवाल, जो दीवाल खड़ा है, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल प्लेन है, और जो जमीन जो फर्श होता है वह एक्स एक्सिस होता है। तो ये जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन गति करती है तो ये दोनों 2 डायमेंशनल में करती है। एक तो यह जो यहाँ से फेंकी जाएगी, एक तो यह डिस्टेंस, मतलब यहाँ से ये दूरी तय कर रही है, और एक दूसरा ये जो हाइट आप देख रहे हैं यहाँ से ये डिस्टेंस तय कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस तय कर रही है और वर्टिकल भी तय कर रही है, इसलिए ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ओ वाई प्लेन में और ये ओ एक्स प्लेन में, दोनों में गति कर रही है ये वस्तु। तो वही हो गया। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, है ना, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। जब इस वस्तु को यहां से फेंका जाएगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आता है और मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आता है। तो दोनों चीज देख लेते हैं। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, है ना, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई को एच, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। यह है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट जब यहां से फेंका जाएगा तो यह जो बीच वाली हाइट है, जो सबसे ज्यादा हाइट होगी, बीच में सबसे ज्यादा हाइट होगी, तो वो कह रहा है कि उस हाइट को निकालने के लिए एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g वेयर u इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जो वस्तु को फेंका गया उसकी वेलोसिटी किसे डिनोट करेंगे, u से। तो अगर यदि यहाँ आपको एक ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक वस्तु की वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और उसको 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है, तो बताइए कि वहां पर उसकी हाइट क्या होगी। इसको निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g वेयर u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, तो यहाँ पर गाइस जो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है, तो इस जगह पर आप थीटा का वैल्यू ज्यों ज्यों रखते जाएंगे तो इसका मान बदलते जाएगा। तो ये मूल रूप से वस्तु की जो अधिकतम ऊंचाई होता है वह उसके एंगल पर डिपेंड करता है। आप ये बात सुने होंगे कि जब भी किसी चीज को 45 डिग्री पर फेंका जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे हाईएस्ट ऊंचाई, सबसे हाईएस्ट हाइट होती है। तो इसको निकालने के लिए आप जब यहाँ थीटा का एंगल बदलते जाएंगे, है ना, 30 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे, 120 रखेंगे, जितना भी जो रखना रख लीजिए, लेकिन जब आप 40 डिग्री रखेंगे तो उस पर इसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। 45 डिग्री पर जब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g को सॉल्व करेंगे, यहाँ 45 का मान रखेंगे 1/√2, तो आप क्या पाएंगे कि इसका मैक्सिमम हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो वही बात कर रहा है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट फार्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। और देखिए ये है प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। क्षैतिज परास को रेंज बोलते हैं। क्षैतिज परास का अर्थ हुआ ये जो क्षैतिज लंबाई हुई OX जिसको बोल रहे हैं, इसको क्षैतिज परास कहा जाता है। तो OX को क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। और वही बात कर रहा है कि प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास अर्थात हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बराबर R बराबर क्या होता है, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी वेयर यू इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहां भी आप देखिए कि ये एक है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g और एक है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन 2 थीटा बटे जी है। तो यह दोनों ही फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि अगर जब आप रेंज निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और जब आप उसकी हाइट निकालेंगे तो हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g यूज होगा। तो याद रखेंगे यू स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ, और यहाँ साइन 2 थीटा है, प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g है, और यहाँ साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे ओनली g है। तो ये क्षैतिज परास अर्थात इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रक्षेप्य गति सदैव परवलयाकार अर्थात पाराबोलिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप समझ भी सकते हैं। प्रक्षेप्य गति सदैव क्या होती है, परवलयाकार अर्थात पाराबोलिक होती है ना। प्रक्षेप्य गति सदैव पाराबोलिक अर्थात परवलयाकार होती है। ये तो हाँ क्या होती है, प्रक्षेप्य गति परवलयाकार होती है। देखिए ये जो एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर जो ऐसे पाराबोला बनता है तो ये परवलयाकार होती है। वही कह रहा है प्रक्षेप्य गति सदैव परवलयाकार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी जो प्रोजेक्टाइल में दिखाया गया आपका ये बॉडी जो फेंका गया था ये क्या है, एक परवलयकार नुमा जो है एक ऐसी आकृति बनाती है। तो क्या कर रहा है, प्रक्षेप्य गति सदैव परवलयाकार अर्थात पाराबोलिक होता है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है धनुष से छूटा बाण। धनुष से जब बाण छूटता है तो वह कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। मान लीजिए आप धनुष जो है प्रत्यांचा पर चढ़ाकर छोड़ी जाती है तो वो जो आगे जाकर के ऐसे गिरता है, कहीं भी जाकर के गिरता है आगे जाकर के, तो वो एक परवलयकार बनाती है आकृति, एक पाराबोलिक जो है से बनाती है। तो उसको वही क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल है। तो वही कह रहा है कि एग्जाम्पल में धनुष से छूटा गया बाण यह प्रोजेक्टाइल मोशन का एक उदाहरण है। हवाई जहाज से गिराया गया बम, हवाई जहाज से जब बम गिराया जाएगा तो वह भी क्या होगा, एक आपका ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। और तीसरा है तोप से छूटा गोला। तोप से जो गोला छूटा जाता है, मान लीजिए कोई तोप है और इससे एक गोला ऐसे छोड़ा गया तो यह किस गति में होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। इसके अलावा आप देखिए वॉलीबॉल में आप या फुटबॉल में आप जोर से किक मारते हैं तो वो जमीन छोड़ करके जो हवा में जाती है फिर गिर जाती है, वह भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फिर आप क्रिकेट में भी देखिए जो आप बॉलिंग किया जाता है तो एक जो उठा करके कुछ दूर मान लीजिए विकेट कीपर के पास बाउंड्री से फेंका जाता है तो वह भी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। तो अब आगे देखते हैं, प्रक्षेप को है ना, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर
प्रक्षेपित करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। यही बात हम पहले कह रहे थे क्या कि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना होगा। अगर यदि आपके पास कोई बॉडी है, ये एक मान लीजिए एक बॉडी है, अगर इसको हम फेंकना चाह रहे हैं यहाँ से, तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी, अधिक से अधिक हाइट कितने पर होगी? तो 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट को बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त करेगा। अब 45 के अलावा कोई भी एंगल लेंगे तो वह उतना दूर तक, उतनी हाइट तक नहीं दे पाएगा। मैक्सिमम हाइट कौन देगा? 45 देगा। अब यहाँ पर अगर आप h के मान पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर 45 रखते हैं और बाकी थीटा का मान कुछ भी यहां पर रख देते हैं तो वह 45 से ज्यादा नहीं होता है। 45 ही एक ऐसा एंगल है जिस पर कि h का मान मैक्सिमम होता है और इसलिए ऐसा सेंटेंस बनाया गया है कि प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से, है ना, ये क्षैतिज जो आधार है, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत दूर तक जाए तो उसके लिए क्या होगा? आपको 45 डिग्री पर कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को फेंकना होगा। जैसे ही आप 45 पर फेंकते हैं तो आप पाएंगे कि वस्तु सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। तो यहां से जो जाती है तो यहां से वो इंक्रीज करके यहां मान लीजिए एक हाइट तक यहां तक पहुंच गई, तो यहां पर इस हाइट पर पहुंचने के बाद यहां से डिक्रीज होना शुरू होता है, धीरे धीरे कमना शुरू होता है, लेकिन यहां तक जो आती है वो एकदम चरम होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है इसका। तो वही हो गया आपका जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो किस पर होता है? तो 45 डिग्री पर होता है। आगे देखते हैं प्रक्षेप्य कोण थीटा। प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए क्या कर रहा है। प्रक्षेप्य कोण, जिस एंगल से वस्तु को फेंका जाता है हम उसको प्रक्षेप्य कोण बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एंगल बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। क्या इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? आइए इस सेंटेंस को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहा क्या जा रहा है। क्या कह रहा है कि प्रक्षेप्य कोण थीटा, मान लीजिए थीटा का मान हम रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना, प्रक्षेप्य एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा, अब इसको 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो 90 माइनस 30 जब करेंगे तो क्या हो गया गाइज? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल हमारा 30 था और 90 माइनस थीटा की तो अभी 60 हो गया। अब क्या कर रहा है? प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। इसका कहना है कि 30 डिग्री पर जो क्षैतिज परास होगा वही 60 डिग्री पर भी क्षैतिज परास होगा। यही नहीं कह रहा है, देखिए प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। तो हमने एक थीटा को 30 डिग्री ले लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो वो क्या होगा? स्वाभाविक है 60 डिग्री होगा। तो अब कह रहा है कि 30 डिग्री पर जो क्षैतिज परास होगा, अर्थात जो इसका रेंज होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो OX की दूरी होगी वह 30 डिग्री पर भी वही होगी और 60 डिग्री पर भी वही होगी। तो क्या, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब देखिए निकालना है रेंज, बात कर रहा है क्षैतिज परास की। क्षैतिज परास मतलब कैपिटल R, ये है क्षैतिज परास का फॉर्मूला। क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, होता है ना। अब एक बार आप यहां पर रखिए u स्क्वायर, u का वेलोसिटी मान लीजिए u ही है वस्तु की, साइन लिख दीजिए साइन, और 2 थीटा की जगह पे आप 30 डिग्री निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 30 डिग्री बटे g, ये क्या हो गया गाइज? u स्क्वायर है ना इंटू साइन 2 इंटू 30 डिग्री क्या हो गया? साइन 60 डिग्री हो गया। u स्क्वायर साइन 60 डिग्री बटे g, ये निकला आपका तब जब आपने एंगल 30 डिग्री लिया, ठीक है। 30 डिग्री पर u स्क्वायर साइन 60 डिग्री बटे g आया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको 90 माइनस थीटा अर्थात 60 डिग्री पर इसी रेंज को निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वहां पर भी आप करेंगे तो यही होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन लिख देंगे, और 2 थीटा 2 इंटू थीटा का मान 60 हो जाएगा क्योंकि 60 पर निकालेंगे, और बटे g होगा। मेरे मित्र आप यहां देखिए, इसको जब निकालिएगा तो ये क्या मिलेगा? u स्क्वायर है ना साइन 60 और 2, 60 दूनी 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बटे जी। अब देखिए, अब कह रहा है, अब आपका ये डिफरेंस ये कह रहा है प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। अब देखिए, ये हमने निकाला 30 डिग्री पर और ये निकाला है हमने 60 डिग्री पर। कहने का तात्पर्य इस सेंटेंस के अनुसार यह हुआ कि ये 30 डिग्री पर निकाला गया है और ये थीटा पर निकाला गया और ये 90 माइनस थीटा पर निकाला गया है, क्योंकि ये 30 पर निकाला गया और ये 90 माइनस 30 अर्थात 60 पर निकाला गया है। तो कह रहा है दोनों का जो क्षैतिज परास होगा वह सेम होगा। अब बताइए, यहां पर u स्क्वायर जी कॉमन है, इसमें भी u स्क्वायर जी का मान तो वही रहेगा, u का मान वही रहेगा वस्तु का स्पीड, और g का मान 9.8 ही रहेगा दोनों के लिए। अब बच गया यहां पर साइन 60 और साइन
120, मेरे मित्र आपको पता होगा कि साइन 60 का मान भी √3/2 होता है और साइन 120 का मान भी √3/2 होता है। तो जब साइन 60 का वैल्यू रखेंगे तो यह भी √3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब साइन 120 अर्थात 120 का वैल्यू रखेंगे तो यहां भी √3/2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप बताइए क्या दोनों के वैल्यू में कोई अंतर है? नहीं है। अर्थात साइन थीटा पर जो थीटा पर वैल्यू होगा वही 90 माइनस थीटा पर भी वैल्यू होगा। मतलब कि साइन 30 पर जो निकला वही साइन 60 पर भी निकल रहा है, जो मतलब 30 डिग्री पर निकल रहा है वही 60 डिग्री पर भी वही वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि साइन 60 का मान भी √3/2 और साइन 120 का मान भी √3/2, तो दोनों क्या हो गया? सेम हो गया ना। तो यही चीज इसलिए ये डिफरेंस बनाया कि प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है ना। इसलिए कहा कि थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास क्या होगा? समान होगा। तो हमको अब समझ में, अब आप हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो वैल्यू है क्षैतिज परास थीटा पर और 90 डिग्री माइनस थीटा पर सेम क्यों होता है। कुछ भी एंगल लेंगे, जैसे मान लीजिए हम थीटा का मान यहाँ 45 लेंगे तो इधर 45 तो वही हो जाएगा। अगर थीटा का मान लीजिए हम 60 ले लेंगे तो ये 60 होगा, तो ये 90 माइनस 60 करेंगे तो इधर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। फिर वही चीज़, तो फिर वही आना है, तो फिर क्या होगा? साइन 60 और साइन 120 का वैल्यू फिर बराबर होगा, तो फिर क्षैतिज परास क्या होगा? सेम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर, प्रक्षेप्य पथ प्रोजेक्टाइल जो ये है इस पर आते हैं यहाँ, ये प्रक्षेप्य पथ है ना। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर, इस पथ का उच्चतम बिंदु कौन सा हो गया? ये पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो वही कह रहा है प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर वेग और जो इसका एक्सेलरेशन है दोनों के बीच क्या आ रहा है? 90 डिग्री का कोण बनता है। वेग मतलब इसमें जो वेग कहा जा रहा है, ये वेग किसका कहा जाएगा? उस प्रोजेक्ट का जो फेंका जा रहा है ना। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण भी उसी का जिससे ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से अब जो लो होना स्टार्ट होगा, तो वही कह रहा है कि उस प्रोजेक्ट का वेलोसिटी जो होगा और जो उस प्रोजेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो गाइज यहाँ तक जो आज की वीडियो थी, आज की जो क्लास थी, ये हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ रहे थे, और अगले दिन फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।